नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी का विशेष कार्यक्रम पार्लियामेंट दिस वीक और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष से जुड़ी कुछ खास खबरों की। साथ ही डालेंगे नजर लोकतंत्र और संसद भवन परिसर से जुड़ी तमाम गतिविधियों पर। तो शुरुआत करते हैं पार्लियामेंट दिस वीक की, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स आधुनिकीकरण कार्यक्रम में उत्कृष्टता दिखाने वालों को सम्मान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सचिवों और जिला कलेक्टरों को भूमि पुरस्कार 2023 से किया सम्मानित। कहा, इससे पारदर्शिता बढ़ने के साथ कल्याणकारी योजनाओं का लोगों को मिलेगा लाभ। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पोर्ट ब्लेयर में नए टर्मिनल का किया उद्घाटन। संबोधन में कहा कि भारत में समावेशी विकास के नए मॉडल पर हो रहा विकास, समाज के सभी वर्गों का रखा जा रहा ध्यान। भारतीय विदेश सेवा के 2022 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों की उपराष्ट्रपति से मुलाकात। उपराष्ट्रपति ने अधिकारियों से देश की सेवा के लिए इनोवेटिव बनने की दी सलाह। कहा, लोकतंत्र को धूमिल करने वाली ताकतों को बेअसर करने का करें प्रयास। संसद भवन परिसर में बांग्लादेश की संसद के प्रतिनिधियों की लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि जनता और सरकार के बीच की कड़ी है संसद। संसदीय शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। लोकसभा अध्यक्ष ने इग्नू में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का किया लोकार्पण। संबोधन में कहा कि शिक्षा ही विकास और समानता का मुख्य आधार। युवाओं से बाबा साहेब के विचारों से प्रेरणा लेने को कहा। और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में आयोजित एक समारोह में भूमि सम्मान 2023 प्रदान किए। समारोह का आयोजन केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया गया था। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि भू रिकॉर्डों के डिजिटलीकरण का देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। इससे पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सकेगी और लोगों को सरकारी कार्यक्रमों का लाभ आसानी से मिल सकेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि हमारे देश की बड़ी आबादी जमीन से जुड़े विवादों में उलझी रहती है और इन मामलों में प्रशासन और न्यायपालिका का बहुत समय बर्बाद होता है। डिजिटलीकरण के इन प्रयासों से लोगों को इन विवादों को सुलझाने में मदद मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित एक समारोह में भूमि सम्मान 2023 प्रदान किए। पुरस्कार राज्य सचिवों और जिला कलेक्टरों ने अपनी टीम के साथ प्राप्त किए, जिन्होंने डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स आधुनिकीकरण कार्यक्रम में उत्कृष्टता दिखाई है। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि देश के समग्र विकास के लिए ग्रामीण विकास में तेजी लाना जरूरी है। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए भूमि अभिलेखों का आधुनिकीकरण एक बुनियादी जरूरत है, क्योंकि ज्यादातर ग्रामीण आबादी की आजीविका भूमि संसाधनों पर निर्भर है। देश के समग्र विकास के लिए ग्रामों विकास की गति प्रदान करना अनिवार्य है। भारत आज भी गांव में बसता है। हमारे देश की अधिकांश ग्रामीण आबादी की आजीविका भूमि संसाधन से ही निर्भर है। इसलिए एक व्यापक एकीकृत भूमि प्रबंधन प्रणाली ग्रामीण क्षेत्र को समग्र विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। डिजिटाइजेशन को अपनाने से पारदर्शिता बढ़ती है। सभी संबंध व्यक्तियों एवं संस्थाओं को सुविधा होती है। लैंड रिकॉर्ड्स को राष्ट्रीय स्तर पर आधुनिक बनाने तथा डिजिटाइज करने के अभियान के देश के विकास पर बहुत अच्छा असर पड़ता है। इसीलिए मैं समझती हूँ कि डिजिटल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम से जुड़े सभी लोग देश के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस बात पर खुशी जताई कि डिजिटल इंडिया भूमि सूचना प्रबंधन प्रणाली के तहत एक विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या प्रदान की जा रही है, जो कि आधार कार्ड की तरह उपयोगी हो सकती है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये संख्या भूमि के उपयोग के साथ साथ नई कल्याणकारी योजनाओं को बनाने और लागू करने में मदद करेगी। मुझे ये जानकर खुशी हुई है कि डिजिटल इंडिया लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम के तहत यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर प्रदान किए जाने की व्यवस्था की जाती है।
जो आधार कार्ड के तहत उपयोगी सिद्ध हो सकती है। इससे भूखंड का सही उपयोग करने, नई योजनाओं की परिकल्पना करने एवं उनको कार्यरूप प्रदान करने में मदद मिलेगी। ई कोर्स को लैंड रिकॉर्ड तथा रजिस्ट्रेशन डेटाबेस के साथ जोड़ने के अनेक लाभ होंगे। अब तो कोई राज्य में लैंड रिकॉर्ड्स लोगों के लिए तथा विभिन्न संस्थाओं के लिए एक्सेसिबल हो गई है। मुझे आशा है कि अन्य राज्यों में भी शीघ्र ही ऐसी सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। बढ़ते आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नए टर्मिनल से यात्रा, व्यापार और संचार में सुधार होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में विकास का दायरा लंबे समय तक बड़े शहरों तक ही सीमित रहा, जिससे कि द्वीप क्षेत्र विकास से वंचित थे। लेकिन पिछले 9 वर्षों में भारत में समावेशी विकास का नया मॉडल विकसित हो रहा है और विकास का ये मॉडल बड़ा व्यापक है और इसमें प्रत्येक क्षेत्र और समाज के प्रत्येक वर्ग के साथ ही शिक्षा और संचार सहित जीवन के सभी पहलुओं का विकास शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पोर्ट ब्लेयर के वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि करीब 710 करोड़ रुपए की लागत से बनी नई टर्मिनल बिल्डिंग से व्यापार में आसानी होगी और क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सरकार ने पिछले 9 वर्षों में अंडमान विभाग के लिए 48,000 करोड़ रुपए आवंटित किए, जो कि पिछली सरकार के खर्च से 2 गुना है। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद से अंडमान में पर्यटकों की आमद 2 गुनी हो गई है और आने वाले वर्षों में ये कई गुना बढ़ जाएगी। नया टर्मिनल बनने के बाद इस एयरपोर्ट पर हर रोज करीब 11,000 टूरिस्ट को हैंडल करने की कैपेसिटी बन गई है। नई व्यवस्था में अब एयरपोर्ट पर एक साथ 10 विमान भी खड़े हो पाएंगे, यानी यहां के लिए नई फ्लाइट्स के लिए भी रास्ता खुल गया है और ज्यादा फ्लाइट्स आने, ज्यादा टूरिस्ट आने का सीधा मतलब है ज्यादा से ज्यादा रोजगार। बीते 9 वर्षों में अंडमान निकोबार में विकास की नई गाथा लिखी गई है। पिछली सरकार के 9 साल में, यानी हमारे पहले जो सरकार थी, 9 साल में अंडमान निकोबार को करीब 23,000 करोड़ रुपए का बजट अलॉट किया गया था, जबकि हमारी सरकार के दौरान अंडमान निकोबार के विकास के लिए 9 वर्षों में करीब 48,000 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। यानी हमारी सरकार ने अंडमान निकोबार के विकास के लिए पहले के मुकाबले 2 गुना ज्यादा पैसा खर्च किया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। 2022 बैच के भारतीय विदेश सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों ने उपराष्ट्रपति निवास में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। उपराष्ट्रपति ने प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि वे देश की सेवा करते समय इनोवेटिव बने और लीक से हटकर सोचें। इसके साथ ही सुझाव दिया कि भारत के संवैधानिक लोकतंत्र को धूमिल करने वाली ताकतों को बेअसर करने का प्रयास करें। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्तमान में भारत दुनिया में निवेश और अवसर का केंद्र बनकर उभरा है और अधिकारियों की क्षमता, योग्यता और समर्पण ही है जो ये सुनिश्चित करेगा कि 2047 में जब भारत आजादी का शताब्दी वर्ष मनाएगा तो वास्तव में ऐतिहासिक होगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने IFS यानी भारतीय विदेश सेवा के 2022 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश की सेवा करते समय नवोन्मेषी बने और लीक से हटकर काम करें। उन्होंने कहा कि संवैधानिक लोकतंत्र को कलंकित करने, विकृत करने और उसे खत्म करने की खतरनाक मंशा वाली भयावह ताकतों का विरोध करना चाहिए। By nature of your job,
you are required to catalyze situations. You are required to anticipate. One big change which we see when a girl is married in a family, she comes to a new family altogether. She gets acclimatized. She might have tough time. Serious emotive issues are there. For you, it is your career. You will be dealing with nations that will not be the same as your own country in the style of governance, in the manner of climate, in the manner of habits, or with the availability of infrastructure and growth scenario. I have no doubt in such a situation you will vindicate what the Prime Minister has said. Be innovative, think out of the box, and always keep interest of the nation first. उपराष्ट्रपति ने कहा कि 2047 में भारत कैसा होगा, इसके लिए देश की जनता सिविल सेवकों की ओर देख रही है और इसमें कोई संदेह नहीं कि 2047 के वॉरियर्स के रूप में सिविल सेवक अपनी पूरी क्षमता और सामर्थ्य के साथ काम करेंगे। You are part of the most premium service of the country. You will ever be ambassadors, foot soldiers of Bharat, that is home to 1/6 of humanity. Your caliber, your competence, your dedication, your direction will ensure that India's march to 2047 from Amrit Kal will indeed be historic, epochal, full of achievements. Some of us may not be around in 2047 when India celebrates its centenary of independence, but you will be there. You are lucky to be at a time in the country where country's image is rising upward continually. उपराष्ट्रपति ने इस बात पर खुशी जाहिर की कि हमारे पास मौजूद समृद्ध मानव संसाधन के कारण देश का भविष्य बहुत ही उज्जवल है। बढ़ते आगे, संसद भवन परिसर में बांग्लादेश की संसद के प्रतिनिधियों ने लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात की। ये मुलाकात संसदीय शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान हुई। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि संसद जनता और सरकार के बीच की कड़ी है और लोकतंत्र में संसद की विशेष भूमिका है। संसद वो जगह है जहां कानून बनते हैं और कार्यपालिका की जवाबदेही और पारदर्शिता तय होती है और यहीं से जनता के सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन की रूपरेखा तय की जाती है। संसदीय शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान प्राइड द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने आए बांग्लादेश की संसद के अधिकारियों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि लोकतंत्र में संसद की विशेष भूमिका है। संसद में कानून बनते हैं और कार्यपालिका की जवाबदेही और पारदर्शिता तय होती है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि संसद जनता और सरकार के बीच की कड़ी है और आम जनता के जीवन में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। संसद में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका की सराहना करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि वे संसद के कामों में नियमों और प्रक्रियाओं के अनुरूप जनप्रतिनिधियों का सहयोग करते हैं, जिससे कि जनप्रतिनिधि अपने कर्तव्यों का सुचारू रूप से निर्वहन कर सके। लोकसभा अध्यक्ष ने इस बात पर खुशी जताई कि भारतीय संसद की डिजिटल लाइब्रेरी से सिर्फ सांसदों को ही नहीं बल्कि आम जनता को भी लाभ मिल रहा है। इसके साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उम्मीद जताई कि बांग्लादेश के प्रतिनिधि मंडल का ये भारत दौरा सार्थक सिद्ध होगा। तो कार्यक्रम पार्लियामेंट दिस वीक में वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चित्तौड़गढ़ सैनिक स्कूल के कैडेट्स ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से उपराष्ट्रपति निवास पर मुलाकात की। इस दौरान कैडेट समूह ने अपने अनुभव साझा किए। कैडेट्स ने असम के गोलपाड़ा में आयोजित ऑल इंडिया सैनिक स्कूल्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप में भाग लिया और इस चैंपियनशिप में चित्तौड़गढ़ की टीम ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने टीम के सदस्यों को इस सफलता के लिए बधाई दी। इस दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि मुझे गर्व है कि मैं सैनिक
सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ का छात्र रहा हूं। छात्रों से हुई इस आत्मीय मुलाकात के दौरान उपराष्ट्रपति ने स्कूल के दिनों की अपनी यादों को ताजा किया और छात्रों के साथ स्कूल के दिनों के कई रोचक किस्से बताए। उन्होंने छात्रों से सुझाव मांगे कि वे सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ की बेहतरी के लिए क्या कर सकते हैं। छात्रों को राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि छात्रों को निडर होकर अपने विचार रखने चाहिए और देश की सेवा करनी चाहिए। बढ़ते आगे, भारतीय डाक सेवा के 2021 और 2022 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने अधिकारियों से कहा कि वो लोगों के जीवन को बदलने के लिए जुनून, मिशन और करुणा दिखाएं। उपराष्ट्रपति ने युवा अधिकारी प्रशिक्षुओं को विकास के दूत और अमृतकाल का योद्धा बताया। उन्होंने प्रशिक्षु अधिकारियों से अपने नवाचारों और कौशल से भारत की वृद्धि को और तेज करने का आह्वान किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश परिवर्तन के निर्णायक क्षण में है और ऐसे में सिविल सेवक समावेशी विकास और वित्तीय समावेशन और सेवा वितरण में आसानी सुनिश्चित करें। भारतीय डाक सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों ने उपराष्ट्रपति निवास पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। उपराष्ट्रपति ने 2021 और 2022 बैच के भारतीय डाक सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से कहा कि जो लोग उम्मीद खो चुके हैं, उन्हें खुशी देने से ज्यादा बड़ा संतोष और कुछ नहीं हो सकता। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों के योगदान और हमारे मेहनती किसानों और श्रमिकों के प्रयासों की बदौलत भारत का ये उत्थान स्थायी है। Your service, friends, I can tell you, is the most effective transformational mechanism in the largest democracy of 1.4 billion. As a means of communication and as a means of dissemination of information. If one thing we are certain, every inch of this country is dotted and covered by Dakiya and Patwari. They have their eyes on the ground, ears on the ground. This is the fastest mechanism of knowing about an area. Nowhere in the world you have such kind of robust mechanism which we have here. And therefore, you have got an opportunity to serve 1.4 billion people. उपराष्ट्रपति ने युवा प्रशिक्षु अधिकारियों को विकास के दूत और अमृतकाल के योद्धा बताते हुए कहा कि वे अपने नवाचारों और कौशल के बल पर भारत के विकास में सक्रिय भूमिका निभाएं। Our Bharat is on the rise as never before. The rise is unstoppable. The rise is reflected on global horizon. The rise is indicated by statistics. You are part of that rise. The rise is fast. You have to make it faster. The rise has to climax in regaining our age-old position. Thousands of years ago, we were at peak. You will help us to be at peak. I can say with confidence, we are in Amritkal, and you are the warriors who will take us to 2047, when India will celebrate centenary of its independence. And India will be at the pinnacle of global committee of nations. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सुझाव दिया कि डाकघरों को मौलिक कर्तव्यों को प्रदर्शित और प्रचारित करना चाहिए, जिससे कि नागरिकों के व्यवहार में बदलाव आए। बढ़ते आगे, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का लोकार्पण किया। समारोह को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि बाबा साहेब ने समानता और न्याय को प्रोत्साहित कर ऐसे संविधान की रचना की जो हमारा सशक्त मार्गदर्शक और विश्व का समृद्ध प्रेरणा स्रोत है। देश बाबा साहेब के योगदान को भूल नहीं सकता। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि शिक्षा ही विकास और समानता का आधार है और सभी क्षेत्रों में बाबा साहेब के चिंतन, ज्ञान और अनुभव ने विविधताओं से भरे भारत को एक सूत्र में पिरोने का काम किया है। लोकसभा अध्यक्ष ने उम्मीद जताई कि बाबा साहेब की ये प्रतिमा युवाओं को बाबा साहेब अंबेडकर के दर्शन से प्रेरणा लेकर भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की दिशा दिखाएगी।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिल्ली के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय परिसर में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया। कार्यक्रम के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विश्वविद्यालय के छात्रों को संबोधित किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को एक दूरदर्शी नेता बताते हुए कहा कि उन्होंने देश के संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने दृढ़ संकल्प और समर्पण के माध्यम से ही राष्ट्र निर्माता का दर्जा हासिल किया। हम सभी को उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। भारत के संविधान निर्माता और जिन्होंने इस समाज में समानता, न्याय, निष्पक्षता, एक ऐसा संविधान दिया जो आज हमारा तो मार्गदर्शक भी है, लेकिन दुनिया के लोकतंत्र देशों के लिए भी बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान उन देशों में लोकतंत्र को सशक्त करना और सामाजिक न्याय के आधार पर शासन चलाने की एक प्रेरणा देने का काम बाबा साहब का संविधान करता है। बाबा साहब ने इस देश के अंदर शिक्षा के अंदर, सामाजिक न्याय के अंदर सबको अधिकार देने के लिए उनका चिंतन, उनका ज्ञान, उनका अनुभव, उनका सोच और उस परिस्थिति के अंदर किस तरीके से हम भारत को इस विविधता के अंदर एक रख पाएंगे, आज उनका दर्शन हम सबको प्रेरणा देता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस बात पर खुशी जाहिर की कि 38 सालों से इग्नू ऐसे छात्रों के लिए उम्मीद की किरण बना हुआ है जो शिक्षा जारी रखने के लिए नियमित रूप से कॉलेज जाने में असमर्थ हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने छात्रों को सुझाव दिया कि शिक्षा की उत्पादकता और गुणवत्ता में लगातार सुधार करने का प्रयास करें, साथ ही ज्ञान और नवाचार आधारित क्षेत्रों में प्रगति करने के लिए विश्वविद्यालय के संसाधनों का उचित उपयोग करें। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू एक ऐसा विश्वविद्यालय है जो जन जन का विश्वविद्यालय है, जो समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के जीवन को शिक्षा के साथ, उसके ज्ञान के साथ, उसको रोजगार से जोड़ना, उसके आर्थिक सामाजिक जीवन में परिवर्तन लाना और सरल तरीके से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, चरित्र निर्माण के प्रति शिक्षा के लिए आज दुनिया में एक उदाहरण है। कार्यक्रम के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय प्रोस्पेक्टस का ब्रेल संस्करण भी जारी किया और उम्मीद जताई कि यह समावेशी शिक्षा प्राप्त करने में महत्वपूर्ण कदम होगा। लोकतंत्र में संसदीय समितियों का अहम स्थान है। समय समय पर इन संसदीय समितियों की बैठक होती है। विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के बाद ये समितियां अपनी रिपोर्ट सभा के समक्ष रखती हैं। तो आइए जान लेते हैं सप्ताह लोकसभा में किन किन संसदीय समितियों की बैठक हुई। लोकसभा में संसदीय समितियों की बैठकों पर नजर डालें तो 14 जुलाई 2023 को कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी समिति की बैठक हुई। 17 जुलाई 2023 को श्रम, कपड़ा और कौशल विकास संबंधी समिति की बैठक हुई। 17 जुलाई को ही लोक लेखा समिति की बैठक संपन्न हुई। 18 जुलाई 2023 को लोक लेखा समिति की बैठक संपन्न हुई। 20 जुलाई 2023 को ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति की बैठक हुई। 20 जुलाई को ही वित्त संबंधी समिति की बैठक हुई। 20 जुलाई को ही रक्षा संबंधी समिति की बैठक हुई। लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति की बैठक भी 20 जुलाई को ही। 20 जुलाई को ही विदेश मामलों संबंधी समिति की बैठक हुई। इसके साथ ही 20 जुलाई को ही रसायन एवं उर्वरक संबंधी समिति की बैठक संपन्न हुई।
तो कार्यक्रम पार्लियामेंट दिस वीक में इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक जरूरी बात, आप इस कार्यक्रम को संसद टीवी के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे लोकतंत्र और संसद से जुड़ी अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।